अच्छा, तो अब फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा से भी हम देख लेंगे मायोकार्डियल इन्फाक्शन का टॉपिक। इसमें सबसे पहला कह रहा है कि इसमें जो है कार्डियक मायोसाइट्स की नेक्रोसिस हो जाती है। और ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता क्यों है? यूजुअली ड्यू टू द रप्चर ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक। जब वो रप्चर कर जाएगा और उसके साथ उसमें थ्रोम्बोसिस होगी तो कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाएगी इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी की। ऑक्लूजन हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है। इसके अलावा अदर कॉजेज़ में कोरोनरी आर्टरी का वेजोस्पाज्म भी आ जाता है, जो कि प्रिंस मेटल एंजाइना की वजह से होता है या फिर कोकेन के यूज़ की वजह से आर्टरी जो है उसमें वेजोस्पाज्म। एम्बोलाई भी एक कॉज है, और वास्कुलाइटिस जिसकी एक एग्जांपल है कावासाकी डिजीज़। तो ये सब भी जो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन को लीड करती हैं। अब कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। हमने कहा कि सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन होता है जो कि 20 मिनट से कम टाइम तक लास्ट करता है, और ये रेडिएट कहाँ करेगा? लेफ्ट आर्म की तरफ या जॉ। डायाफोरेसिस होना यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग होगी उस पेशेंट को, और डिस्निया। अब ये सिम्टम्स जो है आपने याद रखना है कि नाइट्रोग्लिसरीन से भी रिलीव नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा इन्फाक्शन जो है ये यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करता है, राइट वेंट्रिकल को और दोनों एट्रिया को। जो दोनों एट्रिया हैं वो स्पेयर्ड होंगे, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को ये यूजुअली इन्वॉल्व करता है। अब ये फिगर देखिए, इसमें राइट वेंट्रिकल बनाया गया है और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये इसकी पोस्टीरियर साइड है हार्ट की, ये एंटीरियर साइड। तो अगर जो है मेन जो कॉमन आर्टरी कॉमनली इन्वॉल्व होती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, वो होती है लेफ्ट असेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है। तो उसकी वजह से कौन से हिस्से में मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा? एक तो एंटीरियर ऑफ द वेंट्रिकल में और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के एंटीरियर पोर्शन में इन्फाक्शन हो जाएगा। दूसरी है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की अगर ऑक्लूजन हो जाती है तो उसकी वजह से एक तो पोस्टीरियर वॉल वेंट्रिकल की जो है उसमें इन्फाक्शन होगा, इसके अलावा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पोस्टीरियर पोर्शन में, ठीक है। तीसरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ऑक्लूजन, उसकी वजह से जो लेटरल वॉल है वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की, वो अफेक्ट हो सकती है, उसमें इन्फाक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यही सब इसमें एक्सप्लेन हुआ हुआ है। मोस्ट कॉमनली जो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग अफेक्ट होती है, और उसके बाद जो है राइट कोरोनरी आर्टरी, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सेकंड मोस्ट कॉमन इसमें ये इन्वॉल्व होती है, और देन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। फिर कह रहा है कि इनिशियल फेज ऑफ इन्फाक्शन जो है वो क्या करवाता है? सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस करवा देगा, जो कि लेस देन 50% ऑफ द मायोकार्डियल थिकनेस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले होता है एपिकार्डियम, उसके बाद यहाँ पे मायोकार्डियम और यहाँ पे एंडोकार्डियम। तो सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस जो है वो सिर्फ इतने सेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये लेस देन 50% ऑफ द मायोकार्डियल थिकनेस को इन्वॉल्व करता है, और इसमें आप याद रखिएगा कि EKG पे हमें ST सेगमेंट की डिप्रेशन मिलती है। अब अगर कंटिन्यूड या सीवियर इस्कीमिया है तो वो ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस करवा देगा, पूरी एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, सब सारे पार्ट्स जो है मायोकार्डियल वॉल के इन्वॉल्व होंगे, इसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन। और इसमें याद रखना है कि EKG में ST सेगमेंट की एलिवेशन मिलेगी, ठीक हो गया। देन है कुछ लैब टेस्ट जो कि डिटेक्ट करते हैं, हम डिटेक्ट उनमें कार्डियक एंजाइम्स की एलिवेशन को डिटेक्ट करते हैं। तो एक होता है ट्रोपोनिन 1, ये बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर होता है, ये याद रखना है आपने, गोल्ड स्टैंडर्ड है मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए। तो इसका जो लेवल है वो 2 से 4 घंटों में राइज कर जाएगा इन्फाक्शन के बाद, और इसकी पीक जो है वो 24 आवर्स पे होगी, और ये नॉर्मल की तरफ रिटर्न कर जाएगा 7 से 10 दिनों के इन्फाक्शन के बाद, ठीक है, 7 से 10 दिनों के अंदर। दूसरा है क्रेटिनिन काइनेज MB, ये जो है यूज़फुल होता है फॉर डिटेक्टिंग द री इन्फाक्शन, ठीक है, री इन्फाक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि होता है डेज आफ्टर द इनिशियल मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है। इनिशियली हुआ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, उसके बाद अगर री इन्फाक्शन होता है तो उसके लिए हम ये मार्कर यूज़ करते हैं, क्रेटिनिन काइनेज MB। इसके लेवल जो है 4 से 6 घंटों में आफ्टर द इन्फाक्शन बढ़ जाएंगे, और इसकी जो पीक वही 24 आवर्स में मिलेगी हमें, और ये वापस 72 आवर्स में रिटर्न कर जाएगा नॉर्मल लेवल की तरफ। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हम एस्पिरिन देते हैं और हेपेरिन, ठीक है। इससे क्या होगा कि थ्रोम्बोसिस जो है वो लिमिट हो जाएगी। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम क्यों देंगे? इससे जो है इस्कीमिया को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और नाइट्रेट्स देंगे जो कि वैसोडाइलेट करेंगे कोरोनरी आर्टरीज़ को, ताकि ब्लड फ्लो वहाँ पर ज़्यादा हो। बीटा ब्लॉकर्स हम देंगे ताकि हार्ट रेट स्लो हो, उस ऑक्सीजन डिमांड जो है कम हो, और एरिथमियास का रिस्क जो है उसको भी कम किया जा सके, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर देंगे। ACE इनिबिटर्स जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेशन जिसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं उसको इनिबिट करेगा, ठीक है, डिक्रीज़ करेगा। इसके अलावा फिब्रिनोलाइसिस या एंजियोप्लास्टी जो है ना, ये ब्लॉक वेसल को खोल देंगी। इससे क्या होगा कि रीपरफ्यूजन हो जाएगी इरिवर्सिबली डैमेज सेल्स की, तो उनके नतीजे में उनकी रीपरफ्यूजन की वजह से उसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा,
अब कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ तो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी मायोफिब्रिल्स की, वो मुसलसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, जिसको हमने कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक में देखा। अब इसकी फिगर भी बनी हुई है 8.3 फिगर में, ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस दिखाई गई है, जिसमें मायोकार्डियम जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह रहा है, रिलैक्स नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो है ये जब रिटर्न हो जाएगा ऑक्सीजन और इन्फ्लामेटरी सेल्स का, मतलब इन्फेक्टेड साइट पे अगर ऑक्सीजन और इन्फ्लामेटरी सेल्स आएंगे तो फ्री रेडिकल जनरेशन करवाएंगे और फर्दर वो मायोसाइट्स को डैमेज करेंगे, जिसको हम कहते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शंस की, ये क्लोजली रिलेटेड हैं टू द ग्रॉस एंड द माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, जो कि इस टेबल में मेंशन है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिक चेंजेस देख लें इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। टाइम ऑफ इन्फेक्शन से देखें तो 4 घंटों से कम टाइम के अंदर जो ग्रॉस चेंजेस हमें कुछ भी नहीं मिलेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक भी नहीं मिलेंगे। बस कॉम्प्लिकेशंस जो है वो है कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें हमें मैसिव इन्फेक्शन मिलेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एरिथमिया। ठीक है, ये लेस दैन 4 आवर्स में हुआ है। अच्छा, सबसे पहले जो है हम इसमें ये देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। अच्छा, इस्कीमिया और नेक्रोसिस में सबसे पहले जो बात हम करें तो जब ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है रिमूव हो जाता है सेल से, और ये हॉलमार्क है डेड सेल्स का, कि मतलब उनका न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, और इसके साथ साथ पिक्नोसिस भी होगी, कैरियोलाइसिस भी होगी। तो ये साइन है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का। ठीक है, ये पहली चीज़ है जो होगी। उसके बाद क्या होगा, अक्यूट इन्फ्लामेशन होगी, वो हमेशा नेक्रोसिस के बाद होती है। ठीक है, अक्यूट इन्फ्लामेशन, तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रोफिल्स आएंगे और मैक्रोफेजेस आएंगे। अब ये सारे डेड टिश्यू को क्लीन करेंगे और उसके बाद हीलिंग होगी। और हार्ट हमें पता है कि ये परमानेंट टिश्यू है, तो हम रीजनरेट नहीं कर सकते हार्ट को, तो इसलिए उसमें बस स्कार बनता है। और स्कार की फाउंडेशन क्या होती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है। तो नेक्स्ट फेज़ जो है ये है ग्रेनुलेशन टिश्यू का। अब ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्कार के अंदर। अब 3 की चीज़ें कौन सी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग। अब दूसरी पॉइंट जो याद रखनी है वो ये है कि ये हर एक फेज़ हो कब रहा है, ये याद रखना है। अब सिंपल चीज़ याद रखें, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। फर्स्ट डे पे क्या होगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। फर्स्ट डे के बाद क्या होगा कि इन्फ्लामेशन होगी, वो अप टू 1 वीक होगी, और ये बिगिन होगी न्यूट्रोफिल्स के साथ, और फिर उसमें मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। अब 1 वीक के बाद उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाएगा, और 1 मंथ लगेगा ग्रेनुलेशन टिश्यू को कि वो स्कार में बन जाए। ठीक है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। अब ये सारे इसके की डिवाइडर्स हैं, मेजर फेजेस के जो होंगे इस प्रोसेस में। अब इससे आप इसको याद रखिएगा, फर्स्ट 24 आवर में क्या होगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। अब इसमें और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ना माइक्रोस्कोपिक ना ग्रॉस चेंजेस की। कॉम्प्लिकेशन इसमें जो फर्स्ट 4 आवर्स में होगी वो है कार्डियोजेनिक शॉक। अगर मैसिव इन्फेक्शन हुआ है तो हार्ट बिल्कुल कम्प्लीटली फेल हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जो है वाइटल ऑर्गन्स को नहीं जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर वगैरह भी कम हो जाएगा, तो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन होगा, वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो ये फर्स्ट 4 आवर्स में ये कॉम्प्लिकेशन होगी। दूसरी कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि ब्लड आगे पंप नहीं हो पा रहा, पीछे ही बैकअप हो रहा है, तो इससे क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। फाइनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, एरिथमियास हो सकते हैं, ये भी अर्ली कॉम्प्लिकेशन है जो कि फर्स्ट डे पे होती है। अब उसके बाद कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, जो कि तकरीबन 1 डे लेगा, और उसका हॉलमार्क क्या है, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस, कैरियोलाइसिस, और ग्रॉस एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा, डार्क डिस्कलरेशन हो जाएगी हार्ट की। अब इसका जो की कॉम्प्लिकेशन है वो है एरिथमियास, और ये मतलब फर्स्ट 24 आवर्स में हो रही हैं। अब यहाँ पे आइडिया क्या है कि अगर कंडक्टिंग सिस्टम जो है अगर डैमेज हो जाता है एरिथमी हार्ट का, तो ये जो है फर्स्ट 24 आवर्स में एविडेंट होगा। और अगर ये पहले 24 आवर्स में नहीं होता तो ये लेस लाइकली है टू अकर, मतलब अगर पहले 24 आवर्स में नहीं हो रहा तो लेस लाइकली है कि ये आगे हो, क्योंकि ये फर्स्ट 24 आवर में ही मिलती है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद है 1 डे से 1 वीक, तो इसमें आपने याद रखना है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन होगी। तो एक तो हमें 1 to 3 डेज़ में न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे और 4 to 7 में मैक्रोफेजेस, 4 to 7 डेज़ में। अब इसमें जो ग्रॉस चेंजेस हमें मिलेंगे वो है कि हमें वाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे मायोकार्डियम में, और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मायोकार्डियम में येलो पैलर करवा देंगे। ठीक है, मायोकार्डियम में। अब ये पूरा इंटायर इन्फ्लामेटरी जो फेज़ है
ग्रोथ चेंज के साथ हमें येलो पैलर मिलेगा। अब इसकी जो की कॉम्प्लिकेशंस हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के हिसाब से, वो डिपेंड करेंगे कि कौन सा सेल है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर न्यूट्रोफिल्स हैं वहाँ पे, तो मेन जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो है फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। जैसे अब ये एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, जो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन होता है ना, तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आ जाते हैं और इन्फ्लेम कर देते हैं इस पूरी वॉल को। इसके साथ साथ कुछ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जो है वो पेरिकार्डियम में भी चला जाएगा, जो कि सराउंड कर रहा है एपिकार्डियम को, तो इसलिए पेरिकार्डाइटिस भी हो जाता है डे 1 to day 3 के पीरियड में। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट ये है कि इसके साथ चेस्ट पेन और फ्रिक्शन रब होता है। और फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस जो है ना, वो सिर्फ ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन के साथ ही हो सकता है, जब पूरी इंटायर वॉल अफेक्ट होती है। सब एंडोकार्डियल में जो है वो उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बस एंडोकार्डियम साइड वाली साइड पे हो रहा है ना, पेरिकार्डियम पे तो नहीं जाएगा, तो उसमें हमें नहीं मिलता, बस ट्रांसम्यूरल में मिलेगा। उसके बाद है मैक्रोफेज फेज़, तो ये क्या करेंगे, ईट अप कर देंगे सारे नेक्रोटिक डेब्राई को। ठीक है, अब मैक्रोफेज जब इसको खा लेंगे तो अब वॉल जो है वीकेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, रप्चर हो जाएगा। अगर वेंट्रिकुलर फ्री वॉल का इन्फेक्शन हो गया तो रप्चर हो सकता है। ठीक है, और कार्डियक टैम्पनेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये हार्ट है, यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फ्री वॉल पे और यहाँ पे रप्चर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है सराउंडिंग में पेरिकार्डियम है, तो यहाँ पे पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को कंप्रेस करेगा और कार्डियक टैम्पनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेशन है रप्चर की। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का रप्चर, जिससे जो है शंट हो जाएगा। देखिए अब ये चैम्बर है हार्ट का, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बीच में है, यहाँ पे इन्फेक्शन आ गया है और ये रप्चर हो गया है, तो अब जाहिर सी बात ओपनिंग बन गई है इन दोनों के दरमियान, तो अब शंटिंग होगी ब्लड की लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ। इसके साथ साथ जो है पेपिलरी मसल भी रप्चर हो सकते हैं, तो उनसे माइट्रल इंसफिशेंसी होगी। दोबारा देखें, अब जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे अगर माइट्रल वॉल की जो स्ट्रिंग्स हैं जो कॉर्डा से आती हैं, और कॉर्डा जो है हमें पता है पेपिलरी मसल के साथ अटैच होती हैं, पेपिलरी मसल उनको क्लोज़ करने में मदद करती है माइट्रल वॉल को। अगर ये पेपिलरी मसल रप्चर हो जाता है तो क्लोज़ नहीं हो पाएगा वॉल, तो इसकी इंसफिशेंसी हो जाएगी और ब्लड जो है बैकवर्ड जाएगा। और ये एग्जांपल है माइट्रल इंसफिशेंसी की, जो कि पेपिलरी मसल के रप्चर की वजह से होता है। राइट कोरोनरी आर्टरी याद रखिएगा कि पेपिलरी मसल को सप्लाई करती है, और अगर राइट कोरोनरी की ओक्लूजन हो जाती है तो पेपिलरी मसल का रप्चर भी हो सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट फेज़ है ग्रेनुलेशन टिश्यू का। अब मैक्रोफेज ने जो है बेस बना दिया है स्कार के लिए, उसके ऊपर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा। ये हॉलमार्क होता है कि इसमें प्लम फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन और ब्लड वेसल्स हमें मिलती हैं। ठीक है, अब बहुत सारी हमें पता है कि ब्लड वेसल्स हमें ग्रॉस एग्जामिनेशन मिलती हैं कि उनमें रेड बॉर्डर होगा जो कि इमर्ज कर रहा होगा आउटसाइड द डेड टिश्यू। जैसे अब देखें, अगर ये नेक्रोसिस का एरिया है तो अब ब्लड वेसल्स यहाँ से आएंगी नॉर्मल टिश्यू से और ये ग्रो करेंगी इनटू द एरिया ऑफ द नेक्रोसिस और ये ग्रेनुलेशन टिश्यू बना देंगी। तो इसमें अभी हम क्या मिलेगा, रेड बॉर्डर मिलेगा इन द एरिया ऑफ द डेड टिश्यू, और ये हॉलमार्क होता है ग्रेनुलेशन टिश्यू का। ठीक हो गया, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू जब हमें मिलेगा तो हमें रेड बॉर्डर मिलेगा जो कि एज ऑफ द इन्फार्क्ट से इमर्ज कर रहा होगा। अब फाइनल चीज़ है कि अब ये ग्रेनुलेशन टिश्यू फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा स्कार में, और इसमें हमें ग्रॉस में वाइट स्कार मिलेगा। अब ये स्कार जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना मायोकार्डियम है, तो ये मायोकार्डियम की जगह पे अब स्कार आ गया है क्योंकि वेंट्रिकल की वॉल वीकन हो गई है, तो उसमें अब एन्यूरिज्म बन सकता है क्योंकि वो वीक हो गई है, यानी डायलिटेशन हो सकती है। अब एन्यूरिज्म जो है फर्दर कॉम्प्लिकेट कर सकता है, स्टेसिस करा सकता है, तो म्यूरल थ्रोम्बस उसमें बन सकता है, या फिर इसकी मतलब वॉल में स्कार की में। और एक और फाइनल कॉम्प्लिकेशन है ड्रेसलर सिंड्रोम। अब ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन अगर किसी को है और इन्फ्लामेशन है पेरिकार्डियम में, तो ये एक्सपोज कर सकता है पेरिकार्डियल एंटीजन को टू द इम्यून सिस्टम। अब उससे फॉर्मेशन होगी एंटीबॉडीज़ की हमारे ही पेरिकार्डियम के अगेंस्ट, तो ऑटो इम्यून पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। और ये 6 वीक या 8 वीक आफ्टर द इन्फेक्शन होता है, जब इम्यून सिस्टम को इनफ टाइम होता है कि वो जनरेट करे इनफ एंटीबॉडीज़, और इसको हम कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। तो ये पेरिकार्डाइटिस 6 to 8 वीक आफ्टर द इन्फेक्शन होता है ऑटो इम्यून फिनोमेना की वजह से, जो कि एंटीबॉडीज़ बना देगा हमारे ही पेरिकार्डियम के अगेंस्ट। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ पिक्चर्स देख लें, ये एग्जांपल है हार्ट की जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है। इसमें देखिए ये क्लियरली हमें एक डार्क डिस्कलरेशन नज़र आ रही है मायोकार्डियम की।
तो ये डार्क डिस्कलरेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं 4 आवर्स से 24 आवर्स तक, ठीक है। इसमें माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है 4 आवर्स से 24 आवर, हमने अभी देखा। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे पढ़ा कि थिकनेस ऑफ द मायोकार्डियम जो है ना, ये देखिए पार्शली बस इन्वॉल्व हुआ है, तो इसमें सब एंडोकार्डियल इन्फाक्शन, इसको हम ये कहेंगे। अब ये माइक्रोस्कोपिक फिगर है जिसमें हमें इन्फाक्शन दिखाया गया है, ये मायोसाइट्स हैं और ये देखिए कोई न्यूक्लियर नहीं है मायोसाइट के अंदर। तो ये जो फैक्ट है कि मतलब न्यूक्लियर रिमूव हो चुका है, तो इसका मतलब है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुई है। और ऑफ कोर्स कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो 4 to 24 आवर्स में होती है, तो इसमें कोई न्यूट्रोफिल्स नहीं है, तो इसलिए 4 to 24 आवर में आएगा। अब ये वाला जो फिगर है, अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं, तो न्यूट्रोफिल्स किस फेज़ में आ रहे थे, डे 1 to डे 3 में। ये वाला फिगर देखें, तो जब न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं तो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है, वो दिखाया गया है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है पेरिकार्डियम में स्प्रेड हो गई है। तो ये देखिए फाइब्रिनॉइड डेब्री जो है डिपॉजिट हो गई है ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट, और इसमें हमें ये शैगी अपीयरेंस नज़र आ रही है सरफेस ऑफ द हार्ट पे, ये हमें फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस दिखा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस जो है ना वो सिर्फ ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन में होगा, ये आपने याद रखना है, सब एंडोकार्डियल में कभी भी नहीं होगी। उसके बाद देखें ये मैक्रोफेज जब आ जाएंगे तो ये डे 4 से डे 7 में आते हैं, तो जब ये आएंगे तो ये रप्चर करवाते हैं, हमने पढ़ा। तो देखिए रप्चर दिखाया गया है वेंट्रिकल की फ्री वॉल में, यहाँ पे जो है एग्जांपल दिखाई गई है पेपिलरी मसल जो है रप्चर हो चुका है, कॉर्डा टेंडन है जो कि कनेक्ट कर रहे हैं माइट्रल वॉल के साथ पेपिलरी मसल को, और इसको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, ये भी हमने पढ़ा। और ये डे 4 to डे 7 में। अब ये जो फिगर है इसमें जब मैक्रोफेजेस आ जाते हैं 1 वीक to 1 मंथ हमें ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलता है, और 1 मंथ के बाद इवेंचुअली स्कार बन जाता है। तो देखिए वाइट हिस्सा में स्कार नज़र आ रहा है मायोकार्डियम के अंदर। ये माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन है स्कार की, जिसमें हमें डेंस कोलेजन दिखाई दे रहा है। की कोलेजन जो है प्रेजेंट है स्कार में, ये टाइप 1 कोलेजन होगा, ये भी याद रखना है। और वॉल वीक हो गई है स्कार की वजह से, तो उसमें वेनुल लाइक डायलेटेशन हो सकती है वॉल में, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। तो ये भी यहाँ पे दिखाई गई है, वेंट्रिकल देखिए डायलेट हो चुका है। स्कार और एन्यूरिज्म की कॉम्प्लिकेशन है कि म्यूरल थ्रोम्बस बन सकता है अलॉन्ग द स्कार, ठीक है। दैट्स इट, फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी से हो गया। अब इरफान मसूद से भी देख लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन का टॉपिक। तो हमने कहा कि ये रेफर करता है कि लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द कार्डियक मसल की नेक्रोसिस हो जाए, क्यों हो जाए, इस्कीमिया की वजह से हो जाए। ये मैन को ज़्यादा अफेक्ट करता है बनस्बत वुमेन के। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में वुमेन जो है उससे प्रोटेक्टेड हुई हैं, क्यों, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करती वुमेन को अगेंस्ट द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो वैसे इसकी रीज़न जो है ईस्ट्रोजन है। अब रिस्क फैक्टर पे आ जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिस्क फैक्टर एजिंग है, मेल जेंडर, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ओबेसिटी और पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी आ जाती है, अगर जो है वो फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है वो सिग्निफिकेंटली मीट होता है, यानी कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को हो, और इसके अलावा फीमेल एज हो लेस दैन 65, मेल एज लेस दैन 55। इससे अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसको भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि उन्हें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो। अब टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखें अगर, तो एक होता है ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, दूसरा सब एंडोकार्डियल, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसम्यूरल बहुत ही कॉमन टाइप है, और ये हमने पढ़ा कि पूरी थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम को अफेक्ट करता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो एट ऑल इन्वॉल्व्स एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्रांसम्यूरल वाला लेफ्ट वेंट्रिकल के पोर्शन को इन्वॉल्व करेगा, और इसमें हमें जो है क्यू वेव डेवलप हो जाएगी, ईसीजी पे क्यू वेव मिलती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसमें हमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन भी मिलती है, ठीक है। दूसरी है सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ये लेस कॉमन टाइप है, और ये सिर्फ जो इनर थर्ड है ना मायोकार्डियम का उसको इन्वॉल्व करेगी। ये इनकम्पास करती है इंटायर परफ्यूजन जोन ऑफ द अक्लूडेड आर्टरी। इसमें हमारे पास याद रखिएगा कि क्यू वेव एब्सेंट होगी, यहाँ पे न्यू क्यू वेव्स डेवलप होंगी, यहाँ पे क्यू वेव एब्सेंट होगी सब एंडोकार्डियल में। पैथोजेनेसिस देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, तो सडन डिसरप्शन जब हो जाती है एथेरोमेटस प्लैक की, अचानक से वो डिसरप्ट हो जाए, तो उसमें सब एंडोथेलियल जो कोलेजन है और नेक्रोटिक जो प्लैक के कंटेंट हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो प्लेटिलेट्स वहाँ पे आगे अडेयर करेंगे एक्सपोज मटेरियल पे, और उनमें एग्रीगेशन, एक्टिवेशन और रिलीज़ हो गए उनके पोटेंट एग्रीगेटर, जिसमें थ्रोम्बोक्सिन A2, प्लेटिलेट फैक्टर 3 और 4 है। अब प्लेटिलेट के एग्रीगेशन से और मेडिएटर्स का जो रिलीज़ है ये वेजोस्पाज्म को स्टिमुलेट करेगा। तो मिनट्स के अंदर
थ्रोम्बस जो है वो इवॉल्व होगा टू कम्प्लीटली ऑक्लूड द लुमेन ऑफ द कोरोनरी वेसल, कम्प्लीटली वो ऑक्लूड हो जाएगा। अब कम्प्लीटली ऑक्लूजन हो गई है कोरोनरी वेसल्स की, तो उसके नतीजे में एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगी, सेसेशन हो जाएगी और इनिशिएशन हो जाएगी एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की, जिसके नतीजे में इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होगी एटीपी, यानी एटीपी कम हो जाएंगे और उसके साथ साथ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जिसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है वो भी एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा हमारे मायोकार्डियम में। तो जो प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म है सेल डेथ का वो इसमें होता है कोएगुलेशन नेक्रोसिस, जिसमें हमारे पास पिक्नोसिस, कैरोलाइसिस और कैरियोहेक्सिस आ जाता है। ठीक है, ये हो गई मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पैथोजेनेसिस। अब बायोकेमिकल चेंजेस कौन से होंगे? हमने कहा कि एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, एटीपी की डिप्लीशन सेकंड्स के अंदर हो जाएगी। लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, यानी मायोकार्डियम जो है ना लेस देन 2 मिनट्स में जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइलिटी उसकी लॉस हो जाएगी। 10 मिनट्स में क्या होगा कि 50% ऑफ द एटीपी कम हो जाएंगे और इसके अलावा उसके बाद 10% ऑफ द नॉर्मल जो है एटीपी रिड्यूस हो जाएंगे अगले 10 मिनट्स में। देन 20 to 40 मिनट्स में क्या होगा कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है मायोकार्डियम की। ठीक है, और मोर देन 1 आवर के बाद माइक्रोवास्कुलर इंजरी हो जाएगी। अब 6 to 12 आवर्स में क्या होगा कि नेक्रोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये बायोकेमिकल चेंजेस इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में? सबसे पहला है चेस्ट पेन। इसकी डिटेल देखें तो चेस्ट पेन याद रखिएगा कि सडन ऑनसेट का होता है और ये रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, स्टर्नम के पीछे सीवियर किस्म का। ये 30 to 45 मिनट से ज़्यादातर लास्ट करेगा। पेन सेंट्रल होता है और डिफ्यूज़ होता है। ठीक है, टाइट किस्म का स्क्वीजिंग कैरेक्टर होता है इसका और चोकिंग इन द कैरेक्टर, टाइट स्क्वीजिंग और चोकिंग। रेडिएट कहाँ पे करेगा? लेफ्ट आर्म, लेफ्ट जॉ और नेक की तरफ। एग्रेवेट कैसे होता है? एक्सर्शन से और इमोशन से। इमोशन से इसलिए क्योंकि इसमें एड्रेनर्जिक हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो वो वेजोस्पाज्म वगैरह को और इन्हेंस करेंगे तो और ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, ऑक्लूजन हो जाएगी। अब पेन जो है नाइट्रोग्लाइसरीन से भी रिलीव नहीं हो पाता। दूसरा है एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन से होंगे? पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगा, एंजाइटी, डायाफोरेसिस, नोशिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, डिस्निया वही हो गया ब्रेथलेसनेस जो कि पल्मोनरी कंजेशन की वजह से होता है। अब कार्डिक एंजाइम्स जब हम देखेंगे लैब टेस्ट में तो क्रिएटिनिन एमबी जो है हमें 2 to 4 आवर में ये फास्टेस्ट है जो कि एलिवेट हो जाता है। इसकी जो पीक है वो 24 आवर्स पे मिलती है और ये नॉर्मल आ जाएगा 7 to 2 आवर्स में। जबकि ट्रोपोनिन आई एन टी याद रखिएगा गोल्ड स्टैंडर्ड में है, ये 2 to 4 आवर में ही एलिवेट करेंगे, लेकिन इनकी जो पीक है वो 48 आवर्स में है। वो 24 था, ये 48 है। अब ये रिटर्न कर जाएंगे नॉर्मल की तरफ 7 से 10 दिनों के अंदर। ठीक हो गया। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की बात करें तो ये 24 घंटों के बाद एलिवेट होगा, 3 से 6 दिनों के बाद इसकी पीक होगी और ये नॉर्मल 8 से 14 दिनों के अंदर आएगा। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सर्वाइवल टाइम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस इंपॉर्टेंट है। तो किसी पेशेंट को अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो उसके आधे घंटे तक ना मैक्रोस्कोपिक ना माइक्रोस्कोपिक चेंज होंगे, लेकिन 4 घंटों तक क्या हो जाएगा कि मैक्रो तो नहीं लेकिन माइक्रोस्कोपिक में हमें वेरिएबल वेवी मायोसाइट फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे 4 घंटों में। अब 4 से 12 घंटे उस पेशेंट को गुजर चुके तो उसके मैक्रोस्कोपिक चेंज में हमें डार्क मोटलिंग मिलती है ओकेजनल, और माइक्रोस्कोपी पे हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट होना शुरू होगी, साथ साथ इडीमा और हेमरेज भी मिलेगा। अब 12 से 24 घंटे यानी एक दिन गुजर गया तो डार्क मॉडलिंग होगी मैक्रोस्कोपिकली, जबकि माइक्रोस्कोपिक में हमें कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स मिलेंगे, यानी मायोसाइट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे। इसके साथ साथ न्यूक्लियाई की पिक्नोसिस होगी और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट आना शुरू हो जाएगा। 2 से 4 दिनों में मैक्रोस्कोपिकली जो है मॉटलिंग येलो टैन इन्फार्क्ट के साथ सेंटर में मिलेगी हमें, और उसका जो बॉर्डर है वो हाइपरीमिक होगा। तो ये 4 दिनों तक, ये 2 से 4 दिनों में माइक्रोस्कोपी में क्या है कि कोएगुलेशन नेक्रोसिस हुई है, टिशू जो है वो सराउंड कर रहा है, जो टिशू इन्फार्क्ट को सराउंड कर रहा है उसमें हमें इन्फ्लामेशन मिलेगी, एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसके साथ साथ अर्ली फैगोसाइटोसिस हो जाएगी डेड सेल्स की बाय द मैक्रोफेजेस एट इन्फार्क्ट बॉर्डर्स पे। ठीक है, वो उनको डेब्रिस वगैरह को खाना शुरू कर देंगे मैक्रोफेजेस। अब 5 से 10 दिन गुजर चुके तो इसके दौरान क्या होता है, 5 से 10 दिनों में मैक्रोस्कोपिकली जो हाइपरीमिक बॉर्डर है यहाँ पे बनना शुरू हुआ था और सेंट्रल येलो टैन सॉफ्टनिंग मिलेगी, मैक्सिमली येलो एंड सॉफ्ट बाय द 10th डे, बहुत ज़्यादा हो चुका होगा 10वें दिन पे।
डे 7 पे माइक्रोस्कोपी में हमें अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू एट द मार्जिन्स, ठीक है, मार्जिन्स पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू होगा। ये आपने याद रखना है, ये 7th डे पे होगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। अब 10 से 14 दिन गुजर गए तो मैक्रोस्कोपिकली रेड ग्रे डिप्रेस्ड इन्फार्क्ट बॉर्डर होंगे, जबकि माइक्रोस्कोपी पे वेल इस्टेब्लिश्ड ग्रेनुलेशन टिश्यू, यानी ये 7वें दिन पे जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हुआ वो अब 10 से 14 दिन में वेल इस्टेब्लिश हो चुका है। अब इसमें न्यू ब्लड वेसल्स और कोलेजन जो है वो ग्रो करना शुरू हुआ है। अब 2 से 8 हफ्ते गुजर चुके हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, तो अब क्या बन जाएगा कि मैक्रोस्कोपिकली वहाँ पे हमें ग्रे वाइट स्कार मिलेगा जो प्रोग्रेस करेगा फ्रॉम द बॉर्डर टूवर्ड द कोर ऑफ द इन्फार्क्ट की तरफ, और माइक्रोस्कोपी पे हमें उसी स्कार में कोलेजन की डिपोजिशन ज़्यादा मिलेगी और सेलुलैरिटी वहाँ पे कम हो जाएगी। लास्ट मंथ्स के बाद क्या होगा, इन्फेक्टेड एरिया जो है वो वाइट पैची नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल स्कार के साथ रिप्लेस हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी उसकी नहीं है, वीकेंड है, ये मायोकार्डियम का एरिया वीक हो जाएगा और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकल हमें फाइब्रोटिक स्कार मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन भी हमने पढ़ी थी पैथोमा में कि अब यहाँ पे एन्यूरिज्म्स भी बन सकते हैं या फिर ड्रेसलर सिंड्रोम हो सकता है। अब बात करते हैं लोकलाइजेशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस सबसे पहले देखें, जो हमने पढ़ा कि लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी होती है इसकी जो अगर इन्फाक्शन हो जाती है, ये तो ये 45%, ये मोस्ट कॉमन है, ये 45% होता है। इसके अलावा दूसरी होती है हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी, तो ये भी 35% अफेक्ट करती है, और यहाँ पे लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी 15% जो है अफेक्ट करती है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में मतलब इन्वॉल्व होती है। ईसीजी चेंजेस में हमें क्यू वेव, एसटी एलिवेशन और टी वेव की इन्वर्जन्स मिलती हैं, ठीक है। इन्वर्टेड जो टी वेव होती है ये एरिया ऑफ इस्कीमिया होगा एट द पेरिफेरी ऑफ द इन्फार्क्ट। ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि जो अच्छा, तो टी वेव की इन्वर्जन की हम बात करें, यहाँ पे देखें टी वेव इन्वर्ट हो गई है, तो ये जो है ना एरिया ऑफ द इस्कीमिया जो है एट द पेरिफेरी ऑफ द इन्फार्क्ट उसको डिनोट करती है। इसके अलावा एलिवेटेड एसटी सेगमेंट जो है, अगर यही एस और टी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, यानी कि ये फिगर में मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये एस सेगमेंट और ये टी सेगमेंट जो है इस तरह हमें मिलता है, ठीक है। एस टी सेगमेंट की अगर एलिवेशन हो जाती है तो ये इंजर्ड मायोकार्डियल सेल्स सराउंडिंग द एरिया ऑफ नेक्रोसिस इनको शो करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मतलब ये होता है। देन है न्यू क्यू वेव्स क्यों बनती हैं, ये एरिया ऑफ द कोएगुलेशन नेक्रोसिस की वजह से, और ईसीजी डायग्नोसिस एमआई की जो है ये लोकलाइज कर सकती है अफेक्टेड साइट को, यानी ईसीजी से हम उसी साइट को जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की साइट को लोकलाइज कर सकते हैं इस ईसीजी से। सबसे पहले एरिया ऑफ इन्फेक्शन है, ईसीजी चेंजेस और फिर आर्टरी इन्वॉल्व। तो अगर इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है किसी को, अच्छा ये लीड्स जो होती है ना, ये असल में ईसीजी वर्जन ही होती है एनाटॉमिक पोर्शन ऑफ आवर हार्ट, ठीक है, हमारे हार्ट में जो एनाटॉमिक पोर्शन है उसी का ही ईसीजी वर्जन होती है, इनको हम लीड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये लीड्स से हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ है, किस आर्टरी वगैरह का हुआ है, ठीक है। अब इन्फीरियर वॉल का अगर एमआई हुआ है हमारे मायोकार्डियम की इन्फीरियर वॉल का, तो उसमें इसी चेंजेस में हमें लेड 2, 3 और एवीएफ इन्वॉल्व होगी। अब इसमें जो आर्टरी इन्वॉल्व होगी वो है राइट कोरोनरी, यानी कि अब अगर राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व हुई है इन्फार्क्ट में, इसको देखने के लिए जो हमें लीड्स चाहिए वो 2, 3 और एवीएफ लीड्स, ठीक है। अब इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, वो हम जब कार्डियो पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी लीड कहाँ पे रखी जाती है, लेकिन ये लीड्स आपने याद रखनी है कि कौन सी किस आर्टरी को देखने के लिए हम यूज़ करेंगे लीड्स, ठीक है, इनको विजुअलाइज करने के लिए। जिस तरह कैमरा होता है, अगर एक यहाँ पे रख दें एक यहाँ पे, तभी हमें ये दिखाई देगा, इस तरह इसका भी सीन है। 2, 3 एवीएफ जो है राइट कोरोनरी को, तो इससे हमें एंटीरियर वॉल एमआई का पता चलेगा। एंटेरोसेप्टल अगर एमआई हुआ है तो उसके लिए उसमें जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, तो उसके लिए हम V1 एंड V2 जो लीड्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड होंगी। एंटेरो लेटरल अगर एमआई की बात करें तो उसमें V4, V6 इसमें लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स इन्वॉल्व होती है। लेटरल वॉल के एमआई के लिए 1 AVL, V5, V6, ठीक है, और इसमें लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होगी। जबकि पोस्टीरियर जो अगर इन्फाक्ट हुआ है तो उसमें पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होगी, और उसको देखने के लिए हमें V1, V4, इसके साथ साथ हमें ST डिप्रेशन भी मिलेगी और अपराइट टी वेव्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसमें सब ECG चेंजेस मिलेंगे। अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई पे।
एरिथमियास हो जाते हैं जिसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट जो है वो 60 से कम हो जाए तो उसको साइनस ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। और इसमें हमें कैनॉन ए वेव्स नहीं मिलेंगी। ये कैनॉन ए वेव्स क्या होती हैं, ये देखिए 3rd डिग्री के एवी ब्लॉक पे इसमें एरिथमिया, देखिए एक तो साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। दूसरा इसमें 3rd डिग्री का एवी ब्लॉक होता है जिसमें हार्ट रेट जो है वो 60 से हमें ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें हमें कैनॉन ए वेव्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे साइनस ब्रेडिकार्डिया में नहीं मिलेंगे। अब कैनॉन वेव्स हैं क्या, असल में ये ना लार्ज एब्रप्ट फ्लिकर होता है ए वेव का, जो कि S1 के बाद हमें सुनाई नज़र आता है, ठीक है, ऑन द कैरोटिड पल्स अपस्ट्रोक। असल में ये ज़्यादातर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड होती हैं और एवी डिसोसिएशन के साथ। इसके अलावा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी होती है, एट्रियल फ्लटर में जंक्शनल प्रीमेच्योर बीट्स वगैरह जो हो जाती हैं, एट्रियल प्रीमेच्योर बीट्स, ट्राइकस्पिड की अगर बहुत ज़्यादा स्टीनोसिस है उसमें भी हमें मिलती हैं। 1st डिग्री के हार्ट ब्लॉक में जिसमें PR इंटरवल ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशंस के साथ ये एसोसिएटेड होती हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 3rd डिग्री के एवी ब्लॉक में हमें मिल रही है ये। अब मतलब इनका मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह होती है, ये एवी कैनॉन वेव्स बनती कैसे, अंडरलाइंग जो मैकेनिज्म है सारे कॉजेज़ ऑफ कैनॉन ए वेव्स का वो है कि मतलब टाइमिंग में डिस्पैरिटी आ जाती है। एट्रिया के और वेंट्रिकल के मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइमिंग में जो है वो डिस्पैरिटी आ जाती है, जिसके नतीजे में एट्रियल कंट्रैक्शन होगी अगेंस्ट अ क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इस क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व के अगेंस्ट जो है ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये बनती है। अब ए वेव जो है ये रिप्रेजेंट करती है ऑनसेट ऑफ द एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ऑनसेट होगा इसकी कॉन्ट्रैक्शन का उसको ये ए वेव डिनोट करती है। तो इस दौरान क्या होता है, मतलब एट्रिया के ऑनसेट ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जिसमें क्या होगा कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेड माइनर इंक्रीज आता है एट्रिया के प्रेशर में, जैसा कि एट्रिया का साइज़ जो है वो मोमेंटरीली रिड्यूस हो जाता है, उस वजह से इसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा साइज़ रिड्यूस हो जाने की वजह से। अब नॉर्मली हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो ओपन होता है और एट्रिया का प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा जैसे ही ब्लड फ्लो वेंट्रिकल के अंदर करेगा। फिर जो है वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी और फिर ट्राइकस्पिड वाल्व दोबारा से बंद हो जाता है। अब जो डिस्पैरिटी आ जाएगी एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन में और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन में रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, तो एट्रिया जो है वो विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व वो विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक वेव बनेगी इंक्रीज प्रेशर की फ्रॉम द एट्रियम इनटू द हमारी जगुलर वेन्स के अंदर, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैनॉन ए वेव, ठीक है, कैनॉन ए वेव हम इसको कहते हैं। अब सारे जो कॉजेज़ हैं कैनॉन ए वेव के वो मैंने आपको बताए, तो उन सारे कॉजेज़ में हमें थोड़ी बहुत एट्रिया की और वेंट्रिकल की डिससिंक्रोनी मिल रही है, जिसमें जो है एट्रिया वेरियस पॉइंट्स पे बीट कर रहा है इन द टाइम अगेंस्ट द क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व के अगेंस्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अब एट्रियल फ्लटर भी मैंने आपको एग्जांपल बताई, तो उसमें एट्रिया जो है वो 2 से 4 बार बीट करेगा फास्टर बनस्पत वेंट्रिकल के। अब डिपेंड करता है उस एवी ब्लॉक पे। तो इसका मतलब है कि रेगुलर इंटरवल्स पे एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा अगेंस्ट द वॉल रिसेंटली शट आफ्टर द प्रीवियस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं डिफरेंट पेस मेकर्स के